वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो देखा चैप्टर 9 के अंदर वो था पूरा एनिमल और एनिमल्स की वैरायटीज और एनिमल ब्रीडिंग। पर आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर 9 का ही है। पर अभी हमने एनिमल का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अभी हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द प्लांट ब्रीडिंग, राइट। प्लांट और उसकी वेराइटीज और ब्रीडिंग ये सब हम समझने वाले हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो विल इंक्लूड अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग, राइट। सो वी लेट्स राइट अबाउट इट। प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पर जब प्लांट की बात आती है तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो इंडिया है वो पूरा एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, राइट। आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन इस पर ही डिपेंड करती है। तो प्लांट ब्रीडिंग इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, क्यों प्लांट ब्रीडिंग करना चाहिए ये भी हम देखेंगे, राइट। तो जो इंडिया की बात करें, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अभी हम देखें कि एग्रीकल्चर से इंडिया में क्या इफेक्ट्स है, राइट। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इट इज अकाउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। यानी ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है इंडिया के अंदर। दैट एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर है, राइट। यहां पर हम यहां पर ही लिख देते हैं इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, कितना परसेंट? 33% जीडीपी इंडिया की एग्रीकल्चर से बनती है। यानी एक बहुत ही बड़ा नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स 62% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड्स 62% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आप सोच लो कि 33% जीडीपी इससे ही बनता है और 62% लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी कि इससे बहुत ही बड़ा जो मास है इंडिया का, ये इस पर ही डिपेंडेंट है, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है इंडिया का? इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड लैंड है जिसमें कल्टीवेशन के लिए जो सूटेबल है, राइट। इट इज हैविंग लिमिटेड लैंड विच इज फिट फॉर कल्टीवेशन, राइट, फिट फॉर कल्टीवेशन। और आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, राइट। So basically if we want to increase yield, right, we are having only limited land which is suitable for cultivation. So basically we should apply some technology and better management practices to increase yield, right. So over here, if we are having a limited land, we are striving to increase the better yield and quality, right. So over here, initially there was a traditional farming. ट्रेडिशनल फार्मिंग से अगर हम सोचे व्हाट द ट्रेडिशनल फार्मिंग, इट कैन इंक्रीज द बायोमास बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, नॉट ग्रेटर देन दैट, राइट। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग इंक्रीज कैन यील्ड लिमिटेड बायोमास। यानी इससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि लैंड कम होती जा रही है, राइट, ड्यू टू जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो सिटीज एक्सपांड हो रहे हैं,
पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो जो कल्टीवेबल लैंड है वो कम होती जा रही है और उसके सामने पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हम क्या करें, इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये आपको याद रखना है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज एक्रिएज यानी कि कल्टीवेबल लैंड को बढ़ाया जाए, राइट। कल्टीवेबल लैंड को अगर हम बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे से करते हैं, तो ये थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, राइट, पर वो भी कितना, अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, राइट। कैन इंक्रीज yield but that also up to, अगेन यहां पर लिमिटेशन आ गया, लिमिटेड एक्सटेंट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, अगर हम सोचे कि सॉल्यूशन क्या है इसका, तो दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो मिड हमारा 1960 जो था, मिड 1960s, उसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव रहा। कैसे कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज राइस और वीट की जो डेवलप की गई 1960s में, राइट, जिससे प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था, यानी अप्रोक्सीमेटली डबल टू ट्रिपल फोल्ड जो प्रोडक्शन बढ़ गया था। और वो जो फेज था उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसके जो फादर हैं इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन है, और जो पूरे वर्ल्ड में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन किया उसके जो फादर है उसको हम बोलते हैं नॉर्मन E बोरलॉग। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस, राइट। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट हमको मिला था 1960s, मिड 1960s के अंदर कौन सी वेराइटीज डेवलप की थी, राइस और एंड वीट। इम्प्रूव्ड वेराइटीज वेर डेवलप। इम्प्रूवमेंट में दो चीजें बहुत ही ध्यान में रखी थी, एक डिजीज रेजिस्टेंस और दूसरा था इसका ईल्ड, राइट। तो राइस एंड वीट वेराइटीज जो डेवलप किया था उससे ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन के अंदर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इसको, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, फेज को हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। और उसके जो फादर हैं जो इंडिया में है जिसको बोलते हैं हम MS स्वामीनाथन, मोनकोम्बू स्वामीनाथन, राइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और जो नॉर्मन E बोरलॉग है जिनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नॉर्मन E बोरलॉग, he is considered to be father of green revolution in the world, राइट। तो ये है पूरा प्लांट ब्रीडिंग। अभी हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग और व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी केप्ट इन माइंड बाय द ब्रीडर, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, राइट। प्लांट ब्रीडिंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, एक प्रकार का मैनिपुलेशन है प्लांट स्पीसीज के अंदर। सो बेसिकली यहां पर हम लिखते हैं इट इज मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, राइट। इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट अ डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट। ये आपको याद रखना है, क्यों हम मैनिपुलेट कर रहे हैं प्लांट को, राइट। तो प्लांट स्पीसीज को इसलिए टू क्रिएट
डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। अभी ये क्या है डिजायर्ड प्लांट टाइप के अंदर क्या होना चाहिए? बेसिकली हम पहले देख लेते हैं, 3 मेन चीजें होनी चाहिए जो बेसिक प्लांट ब्रीडिंग के लिए एप्लीकेबल हो और इससे कुछ प्रॉफिट भी हो, राइट, एडवांटेज भी मिले। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है, राइट, तो बेटर कल्टीवेबल स्पीसीज, एक उसका कल्टीवेशन अच्छे से होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए कल्टीवेशन के लिए। फिर दूसरा जो है इंक्रीजेज यील्ड बेटर, गिव बेटर यील्ड्स एंड एज वेल एज द थर्ड वन गिव बेटर यील्ड्स। और जो तीसरा वाला है उसको हम बोलेंगे डिजीज रेजिस्टेंस। ये मेनली चीजें हैं जो माइंड में ब्रीडर रखता है जब प्लांट ब्रीडिंग करता है। अभी हम देखते हैं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो बरसों से चला रहा है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 11,000 ईयर्स बैक के एविडेंस भी मिल चुके हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो एक ब्रीडर जब प्लांट ब्रीडिंग करता है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, राइट? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्लांट ब्रीडर ड्यूरिंग ब्रीडिंग, तो सबसे पहला है कि इंक्रीज यील्ड एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दोनों को फोकस करना होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़े, राइट, बिकॉज न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे रिक्वायरमेंट पूरा होना है सबका। तो यहां पर हम देखते हैं इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये दो चीजें है। दूसरा कि इसका जो टॉलरेंस है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाजू वो बढ़ना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ सकता है? आप सोच सकते हो सैलिनिटी, यानी जहाँ पर सलाइन जो सॉल्टी एरियाज है, लैंड के अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पर भी अच्छे से ग्रो हो जाए, ऐसे प्लांट बनाने हैं। सेकंड इज ड्रॉट्स। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पानी की कमी रहती है। फिर तीसरा जो है वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ पर आप जानते हो कि टेम्परेचर इज वेरिएटिंग इन ईच एंड एवरी सीजन। तो यहाँ पर इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये हो गया। जैसे कि स्ट्रेसेस, फैक्टर्स और स्ट्रेसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये एक टाइप के स्ट्रेसेस रहेंगे। तो यहाँ पर सैलिनिटी है, फिर टेम्परेचर है, ड्रॉट है, ये सब एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैथोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा वायरस, फिर फंगाई या फिर बैक्टीरिया, ये भी प्लांट को अटैक कर सकते हैं और उससे हमारी यील्ड और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो यहाँ पर हमको इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैथोजन। कौन से पैथोजन? फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एंड वायरसेस। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ, इंक्रीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। जैसे कि आपको मालूम है पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट, ये भी बहुत ही प्लांट को हार्म करते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जैसे आपने देखा होगा बॉलवर्म्स, ये सब पेस्ट है।
वो सब प्लांट को हार्म करते रहते हैं, जिससे कि हमारा यील्ड कम हो जाए, राइट। अभी हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर 4 मेथड्स हैं जिससे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे जो पहला है उसको बोलते हैं हम सिलेक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज रिफर्ड एज सिलेक्शन। जो दूसरा है वो है हाइब्रिडाइजेशन, राइट। फिर द थर्ड वन इज द म्यूटेशन। तीसरा जो मेथड है उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। और जो चौथा वाला है वो है टिश्यू कल्चर, राइट। ये सब दिस आर अप्लाइड इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द क्रॉप। हमको क्रॉप इम्प्रूव करने के लिए ये सब अप्लाई करते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन मेथड है इसमें से वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, दिस इज द मोस्ट कॉमन। और उसका डेफिनेशन भी क्या है, मोस्ट कॉमन इन ऑल द 4। और उसका जो डेफिनेशन है वो है मेटिंग। हम मीटिंग करवाने वाले हैं प्लांट्स का, मीटिंग 2 और मोर, मीटिंग 2 और मोर इंडिविजुअल्स। यहाँ पर 2 या फिर उससे ज़्यादा इंडिविजुअल का मीटिंग करेंगे और लाइन्स, राइट। इसमें मीटिंग करना है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। पर किस चीज़ के लिए मीटिंग करना है, फॉर क्रिएटिंग जीनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर जीनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो इसके लिए हमको मीटिंग करना है। सो फॉर क्रिएटिंग जीनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर सब आपको याद रखना है, क्योंकि जीनेटिक वेराइटी चेंज होगी तो इसमें प्लांट और क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन। अभी जो लाइन्स वर्ड यूज किया हमने, एक्चुअली व्हाट इज लाइन्स, यहाँ पर बहुत प्योर लाइन्स और वो सब यूज होंगे। तो व्हाट इज लाइन्स, राइट। तो लाइन्स इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय अ डिसेंट। कोई कहीं पर वो रिलेट होते हैं, जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, एंड दे आर ऑफन सिमिलर इन जीनोटाइप। यहाँ पर आपको याद रखना है डेफिनेशन को भी लाइन्स का। क्या है लाइन्स, के इट इज ग्रुप ऑफ individuals related by descent, group of individuals related by descent, and often similar in जीनोटाइप। उनका जीनोटाइप ऑफन सिमिलर रहता है। तो ये हो गया लाइंस का डेफिनेशन, समझ लिया हमने। अभी देखते हैं कि व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम करवाते हैं तो जो मेटिंग होता है और जेनेटिक वेरिएशन जो होती है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, दिस प्रोड्यूसेस हाइब्रिड। क्या होता है, प्रोड्यूसेस हाइब्रिड, हाइब्रिड बनता है। और जो हाइब्रिड होता है वो कैसा होना चाहिए, राइट। इट रिजल्ट्स इन हिट्रोसिस, राइट। हिट्रोसिस का मतलब क्या है, हिट्रोसिस और हाइब्रिड विगर, यानी कि जो हाइब्रिड बनता है वो पेरेंट से सुपीरियर होता है, क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंबाइन होती है, जिससे कि हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो पेरेंट से कैसी हो जाए, सुपीरियर हो जाए, यानी इट इज मोर सुपीरियर कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। सो व्हाट इज हिट्रोसिस, राइट। हाइब्रिड आर superior in characters than parents, that is referred as heterosis or hybrid vigor. Now we are talking about the types of hybridization. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन, राइट, उसमें जो सबसे पहला है वो है इंट्रा वराइटल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वन इज इंट्रा, इंट्रा यानी विद इन, इंट्रा वराइटल। तो यहां पर क्या होगा, इट इज द क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी। यहां पर हम वेराइटी को सेम रखेंगे, इसलिए यहां पर जो वर्ड है इंट्रा, तो क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम वैरायटी, राइट, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा वेराइटल। अगर हम वर्ड चेंज करें यहां पर इंटर वेराइटल, तो ये क्रॉस कहां पर हो जाएगा, क्रॉस इज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पर स्पीसीज कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हम, इट इज अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज। चार टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। पहला जो था इंट्रा वैराइटल, दूसरा है इंटर वैराइटल, जो थर्ड वन है, थर्ड, उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो थर्ड है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड में क्या आएगा कि यहां पर क्रॉस होते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहां पर क्रॉस कैसा होगा, स्पीसीज को हम चेंज करते हैं पर जीनस सेम होना चाहिए। तो इट इज क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहां पर स्पीसीज चेंज कर दिया है, ऑफ सेम जीनस, पर जीनस यहां पर सेम है। चौथा जो है इंट्रा जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, डिफरेंट जीनेरा के होते हैं। तो यहां पर लास्ट जो है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, जो उसमें पूरा डेफिनेशन वही रहेगा, क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट genera, that is called as intrageneric hybridization. यहाँ पर rabbit is good example of intrageneric hybridization. So this is about the types of hybridization. Now we will focus on the steps of hybridization or plant breeding process, right? चलिए अभी हम पढ़ते हैं जो NCERT का बहुत ही important topic है, steps of plant breeding, ताकि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सके। स्टेप्स में 5 स्टेप्स दिए गए हैं, डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया गया है बुक के अंदर। तो सबसे पहले 5 स्टेप्स को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है, और उसको हम बारी बारी से डिस्कस करते जाते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरा है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तीसरा जो है वो है क्रॉस ब्रीडिंग अमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। एंड फोर्थ वन इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। फिफ्थ वन है टेस्टिंग, रिलीज, कॉमर्शलाइजेशन एंड ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, 5 स्टेप्स जो होंगे बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप है, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है वो रूट कॉज होती है। कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर आपको करना है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज द मेन रूट कॉज फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी,
जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो रहती है, दैट इज डिफरेंसेस इन द जीन्स, जो एलील्स में थोड़ा चेंज रहता है जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हो, वो मेन रूट कॉज है प्लांट ब्रीडिंग का, इज मेन और रूट कॉज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फॉर प्लांट ब्रीडिंग, अभी इसको हम समझते हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे हम करेंगे, राइट। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज डन और द वेरिएबिलिटी इज कलेक्टेड, इसको कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप कलेक्शन करना पड़ता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज कैसे करेंगे? समझ लीजिए आपने कोई एक प्लांट ले लिया है, राइट। प्लांट इसमें स्पीसीज नहीं, लेट्स से एक प्लांट जब हम बात करते हैं तो एक वैरायटी लिख देते हैं, राइट, प्लांट वैरायटी। अभी यहाँ पर अगर हम एक प्लांट लेते हैं तो उसके सभी टाइप्स के जो रिलेटेड प्लांट्स होंगे उसको हमें कलेक्ट करना है। कौन कौन से टाइप्स के प्लांट हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम कौन से कलेक्शन करेंगे? कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो होती है, अभी हम जो कल्टीवेट करते हैं फार्म में, जो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड वेराइटीज है उसको हमें कलेक्ट करना है। कल्टीवेटेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज, दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। आपको मालूम होगा कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्लांट ब्रीडिंग के अंदर होता जाता है, तो नई वेराइटीज आती है, तो हम प्रीवियस जो वेराइटीज होती है उसको कल्टीवेट नहीं करते हैं, उनको भी हमें कलेक्ट करना है। सो सेकेंड इज नॉट और प्रीवियसली, यहाँ पर अच्छा वर्ड कौन सा आएगा? प्रीवियसली कल्टीवेटेड, जो अभी कल्टीवेशन नहीं किया जाता है पर प्रीवियसली इट वाज कल्टीवेटेड, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, ये भी हमें कलेक्ट करना है, राइट। तीसरा जो है वह ओल्ड और देसी प्लांट वैरायटीज, जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड और देसी प्लांट वैरायटीज। उसके बाद जो फोर्थ वन है, राइट, उसमें आएगा कि अभी जो इम्प्रूव कर दिया है प्लांट ब्रीडर ने, डेवलप किया है पर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट। सो ओवर हियर वैराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सो इम्प्रूव्ड varieties produced by plant breeders that are undistributed, that is undistributed. And the last one, very important one, wild varieties, wild related वैरायटीज, जो वाइल्ड वैरायटी होती है इनके साथ जो वैरायटी रिलेट करती है उसको भी हमें कलेक्ट करना है। और अगर हम ये सब कलेक्ट करें तो जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे germplasm collection. What is germplasm collection? It is the collection of all diverse allele for all genes of a plant वेराइटी। अगर हमने कोई प्लांट वेराइटी कलेक्ट किया है, प्लांट स्पीसीज कलेक्ट किया है और उसके सब डाइवर्स अलील फॉर ऑल जीन्स इफ वी आर कलेक्टिंग, देन इट इज रिफर्ड एज germplasm collection. सो कलेक्शन ऑफ क्या है? प्लांट्स और वीड्स, जो भी बोले, कलेक्शन ऑफ plants having all diverse
alleles for all genes. दिस इज रिफर्ड एज germplasm. तो ये सब करने से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं? germplasm कलेक्ट कर रहे हैं, जो वेराइटीज हमने कलेक्ट की. अभी जो है यहाँ पर वाइल्ड वेराइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? अगर वाइल्ड वेराइटीज का देखें तो दे आर हैविंग डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटीज. उनमें बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है डिजीज को रेजिस्ट करने की. दूसरा कि वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में जैसे पाए जाते हैं, कोई वहाँ पर फैसिलिटी भी नहीं होती है, फिर भी वो डेवलप करते हैं. तो दिस आर दे कैन ऑल्सो टॉलरेट सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो वो रेजिस्ट कर जाए. तो यहाँ से ये वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर ये वैरायटीज हमारी लॉस हो जाएगी तो जीन पूल में बहुत ही बड़ा लॉस होगा. तो सिग्निफिकेंस क्या है वाइल्ड वेराइटीज को कलेक्ट करने का? दैट दे आर हैविंग disease resistant capacities as well as they can tolerate wide varieties of environmental stresses. So we have to collect it to improve the plants. So this is the first point, that is collection of variability. Now we are heading towards the second point. हमारा second step है वो है evaluation and selection of parents, right? तो जब भी हम hybridization करने जा रहे हैं तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया है, उसमें से जिसके पास डिजायर्ड कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, उसको ही हम पेरेंट्स के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं. हम सभी प्लांट्स को एक साथ नहीं यूज़ करेंगे, हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे कि जो हमने प्लांट्स कलेक्ट कर लिए उसमें से सबसे अच्छा कैरेक्टर्स किस प्लांट्स में है, और उन दोनों को हम मेड करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन हो, जो दोनों में जो कैरेक्टर्स हो वो एक प्लांट में आए. तो यहाँ पर जो होगा सेकंड, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले क्या करेंगे. तो हम जो germplasm पूरा कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएट द germplasm. germplasm को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है, राइट? विच कैरेक्टर इज मोर बेटर इन द प्लांट. उसके बाद हम उसमें से क्या करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई द प्लांट्स. आइडेंटिफाई किया किसके लिए करेंगे? क्योंकि इसका यूज हो सके किसमें? आइडेंटिफाई प्लांट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, राइट? इसके लिए हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट कैन बी यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे प्योर लाइंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं. प्योर लाइंस कैन बी क्रिएटेड. तो ये हो गया पूरा सेकेंड पार्ट की इवेल्युएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. जिसके पास डिजायर्ड कॉम्बिनेशन हो कैरेक्टर्स का, उसको ही हम पेरेंट्स के रूप में ले सकते हैं. ये आपको नोट डाउन करना है. फॉर प्लांट ब्रीडिंग, जैसा कि हमने पहले देख लिया है कि पहले तो हम germplasm को कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से इवेल्युएट करके आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट्स को. जो थर्ड स्टेप है उसके बाद, राइट, इज क्रॉस ब्रीडिंग अमॉन्ग सिलेक्टेड पेरेंट्स. यहाँ पर आपको समझना है क्रॉस ब्रीडिंग अमॉन्ग सिलेक्टेड पेरेंट्स. तो जहाँ पर जो हम पहले तो क्या करेंगे कि जैसे इवेल्युएट किया है हमने, तो हम ऐसे इवेल्युएट करेंगे कि दो प्लांट्स जो होते हैं उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो और उसका कॉम्बिनेशन हमको हाइब्रिड में मिले, राइट? तो समझ ले कि ये एक प्लांट पेरेंट प्लांट है फर्स्ट, दूसरा जो पेरेंट प्लांट है सेकंड, राइट?
अभी कैसे हमको इवेल्युएट और आगे जाके ब्रीड करवाना है, तो सोच ले कि प्लांट 1 के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, दूसरे में हम ले लेते हैं एक डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये हमने डिजीज रेजिस्टेंस, बट टू ब्रीड दिस इट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपको मालूम होगा कि ये प्रोसेस बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग है, ये इजी नहीं है, राइट। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, फॉर एग्जांपल हम इसको मेल ले लेते हैं, यहां पर फीमेल ले लेते हैं प्लांट को। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मेल प्लांट के एंथर में जो पोलन होगा उसको हमें लेके स्टिग्मा के ऊपर रखना पड़ेगा, जो कि प्लांट 2 पर है, राइट। यहाँ पर इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, राइट, टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। ये हमने ऑलरेडी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है। क्यों, कहाँ पर, जीनेटिक्स के अंदर, जो हमारा सबसे पहला वीडियो है उसमें ये पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप समझो कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स मिलती है, राइट, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स जो होती है इसकी, पर इसमें हमारा डिजायर्ड कॉम्बिनेशन हो, वो चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं, राइट। ऑफस्प्रिंग में 1 of 100 to 1000, तो ये भी एक टीडियस टास्क हो गया कि किसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं। 1 of 1000, 100 to 1000 कंटेन्स डिजायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, यानी यहाँ से पोलन हमने स्टिग्मा के ऊपर रखा और जो ऑफस्प्रिंग मिले उनमें सभी में से कोई 1 या 2 में डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द 4th स्टेप। द 4th पॉइंट, जो 4th स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पर हमने देख लिया, देखते हैं यहाँ पर कि हमको मिल गया है ऑफस्प्रिंग I1, I2, I3 जैसे ऑफस्प्रिंग्स मिले हमको, राइट। यहाँ पर हमने 5 ऑफस्प्रिंग्स लिए हैं, पर अभी हमें देखना है कि ये 5 ऑफस्प्रिंग्स से, यहाँ पर हमने सिर्फ 5 लिए, ऐसे तो 100 to 1000 होंगे। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन करना आना चाहिए, राइट, कि इसमें से, इस ऑफस्प्रिंग्स में से कौन सी ऑफस्प्रिंग में सबसे डिजायर्ड कॉम्बिनेशन है, राइट। सो बेसिकली यहां से सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, right, selection of the plant having desired combination of characters। यहाँ पर जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन वाला प्लांट हो उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा बाय साइंटिफिक इवेल्युएशन। ऐसे सीधे ही नहीं होता है, इसका पूरा साइंटिफिक इवेल्युएशन करना पड़ता है ताकि हमको मालूम पड़ सके कि ये सभी जो ऑफस्प्रिंग्स यानी जो हमको मिली है प्लांट, उनमें से जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन वाला प्लांट कौन सा है। फिर ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रूशियल स्टेप फॉर सक्सेस इन प्लांट ब्रीडिंग। जैसे आपने सिलेक्शन कर लिया, आफ्टर सिलेक्शन क्या करते हैं, तो यहाँ पर आफ्टर
सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन करने के बाद उसका क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाए और उसके बाद वो प्लांट स्टेटिक हो जाए, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं। सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन से होमोजाइगोसिटी आ जाएगी, फिर वो जो कैरेक्टर्स, वो जीन्स है, वो फिर आगे जाके सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, तो प्लांट हमारा स्टेबल हो गया है। इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं आगे टेस्टिंग के लिए और रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द फोर्थ स्टेप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ प्लांट. लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स. तो जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या करते हैं कि जो हमने प्लांट सिलेक्ट किया, फोर्थ स्टेप में क्या था, सिलेक्शन, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करना पड़ता है. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्टीवर्स. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने सिलेक्शन किया है इसका इवेल्युएशन करना पड़ता है. इवेल्युएशन पहले रिसर्च फील्ड में होता है. इन रिसर्च फील्ड के अंदर क्या करते हैं, आइडियल इरिगेशन प्रैक्टिसेस, आइडियल फर्टिलाइजर कंडीशन उसको डेवलप करते हैं. उसके बाद उसका जो इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल हम क्वालिटी ले लें या फिर डिजीज रेजिस्टेंस ले लें, वो है कि नहीं वो भी नोट डाउन किया जाता है और उसका पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है. उसके बाद फिर सेकंड इवेल्युएशन, ये फर्स्ट इवेल्युएशन था, उसके बाद जो सेकंड इवेल्युएशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है फार्मर्स फील्ड में. फार्मर्स फील्ड, जो सेकंड इवेल्युएशन होता है फार्मर्स फील्ड के अंदर, उसमें क्या करते हैं, तो वहां पर एटलीस्ट वो ग्रो करते हैं, ग्रोन फॉर एटलीस्ट 3 डिफरेंट सीजन्स, राइट. डिफरेंट सीजन्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है. और वहां पर जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, इन सेवरल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री, राइट. तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है. कितने सीजन के लिए, 3 सीजन, फॉर इन सेवरल एग्रो क्लाइमेटिक जोन. फिर उसमें से जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो सबसे अच्छा डेवलप करता है, जो प्रीवियस कल्टीवार था उससे कंपेयर करके, उसको वहाँ पर रिलीज किया जा सकता है. तो फिर उसको ये पूरा न्यू कल्टीवार को रिलीज किया जाता है. नाउ हु इज डूइंग दिस, राइट, हु इज डूइंग एक्चुअली दिस प्रोसेस. तो यहाँ पर ICAR करके न्यू दिल्ली के अंदर ये एक पूरा इंस्टीट्यूट है जो ये पूरा प्रोसेस करता है. दैट इज ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली. दैट इज द institute which determines the entire process.